हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 to 6 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इज द एरिया ऑफ द, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर इज पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आप यहाँ पे देखो, पहले हम जो हमें क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड करते हैं। इज द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल किसके अंदर बना हुआ है? स्क्वायर के अंदर बना हुआ। तो इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये बनाया हुआ है आपका स्क्वायर के अंदर। ओके तो अब यहाँ पे इज द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ साइड, साइड यहाँ पे किसकी हमें दी हुई है? इस स्क्वायर की साइड दी हुई, ए बी सी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी ए है, चारों साइड इसकी यहाँ पे ए है, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, और या फिर यहाँ से यहाँ तक ले लो, चारों साइड स्क्वायर की आपकी ए है। तब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे सर्कल का एरिया है वो पाई ए स्क्वायर आएगा। ओके तो हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ सर्कल की यहाँ पे क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, जो स्क्वायर की साइड है वो इस सर्कल की क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी, क्योंकि सर्कल बिल्कुल इस स्क्वायर को टच करके बन रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये लाइन इस तरह से ज्वाइन कर दूँ तो ये लाइन इस लाइन की पूरी इक्वल आएगी, क्योंकि सर्कल इस स्क्वायर को टच करके बन रहा है। तो सिर्फ हमें रेडियस देखना है, रेडियस मिलते ही तो हम इसका एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर इज आर, हमने लिए आर। इस यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी? जो स्क्वायर की साइड है उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है? डायमीटर इक्वल टू स्क्वायर साइड्स, यानी कि या फिर हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। तो डायमीटर है वो साइड ऑफ स्क्वायर यानी ए के इक्वल है, तो रेडियस आपका क्या होता है? डायमीटर बाय 2 होता है, यानी कि ए बाय 2 हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई एज इट इज लगते हैं, आर की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं ए बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आपका यहाँ पे एरिया आ रहा है, और हमें क्या है कि क्या वो पाई ए स्क्वायर के इक्वल है? तो यहाँ पे हम देखें तो हियर पाई ए स्क्वायर बाय 4 हमारा रियल एरिया आ रहा है, और वो पाई ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 4 है, यहाँ डिवाइड में 4 नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ये रीजंस आपको बताना है ना कि आपका आंसर रॉन्ग क्यों है। तो हमने रॉन्ग सॉल्व करके बता दिया, हमारा तो एरिया ये आ रहा है, बट आपने जो दिया वो एरिया तो ये वाला है। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज hence the given statement is false. Okay, now next second, will it be true to say that the perimeter of a square circumscribing a circle? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्क्वायर है वो किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? एक सर्कल को ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके तो ये मैंने फिगर बना लिया यहाँ पे। विल इट बी ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। अब ये स्क्वायर ने किसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है? एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। उस सर्कल की रेडियस कितनी है? यहाँ पे ए सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है क्या स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पे 8a आता है? तो आता है, तो किस रीजन से आता है? तो आप यहाँ पे देखो, अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर होगा, क्योंकि इसने इसको सर्कल को किसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है? स्क्वायर को। तो स्क्वायर की चारों साइड सर्कल को टच कर रही है, तो ये जो डायमीटर यहाँ पे होगा ये बिल्कुल स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे डायमीटर तो नहीं गिवन है, बट रेडियस गिवन है। तो रेडियस अगर आपका यहाँ पे ए है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 ऑफ आर, रेडियस का डबल यानी 2a हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कल आपका 2a है, और वही आपका 2a आपका कितना हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर भी हो जाएगा। दोनों आपस में क्या होते हैं? यहाँ पे इक्वल होते हैं, क्योंकि इसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखोगे? हियर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका डायमीटर ऑफ सर्कल। और रीज़न लिखना हो तो ये रीज़न है, क्योंकि स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो दैट इज, कोई भी एक साइड ले लो, ए बी इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं 2a। तो ए बी यानी कि ये पूरा डायमीटर है, ये भी ए यहाँ से यानी ए बी सी डी ई एफ कर देते हैं।
तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ई एफ इक्वल टू 2 है, तो ए बी इक्वल टू 2 ए होगा। तो दैट इज ए बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल यानी कि 2a हो जाएगा। तो सो अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये इक्वल हो गया 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, तो 2a हो गया। तो ये हो गया 4 इंटू 2 8a सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा सेम आ रहा है, क्या इसने 8a ही कहा, हमारा भी 8a ही आ रहा है। तो हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया, बस फिगर आपको बनाना आना चाहिए, फिर तो आप लॉजिक समझ जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिगर आपको यहाँ पे गिवन है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर d। तो एक स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो ये ई एफ जी एच एक स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, और इस सर्कल का डायमीटर कितना दिया आपको, d। तो मैं यहाँ पे डायमीटर को इस तरह से ना बना के इस तरह से बनाऊँ जो सर्कल को टच करे, तो मैं यहाँ पे e को g से ज्वाइन करे, तो ये डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायमीटर, और वो हमें कितना दिया हुआ है, d। इस सर्कल का डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, d। एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, एक और स्क्वायर है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो ए बी सी डी है। ओके, इज द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, यानी इस आउटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर कौन है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इज द एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर 4 टाइम्स द एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पे शो करके बताना, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, ये हमें चेक करके देखना है। ओके, तो अगर इसका डायमीटर डी है, तो पहले तो हमें यहाँ पे सर्कल की साइड फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो हमें यहाँ पे और क्या क्या गिवन है, तो डायमीटर अनदर स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, हमें सिर्फ यहाँ पे सर्कल का क्या गिवन है, ओनली डायमीटर गिवन है। तो अब इस डायमीटर से हम यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये ई एफ जी एच ये जो ब्लैक लाइन से चारों आपस में इक्वल होगी, डायमीटर में गिवन है, और हमें पता है कि स्क्वायर का इस चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हम साइड फाइंड करने का ट्राई करते हैं पहले। तो लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज ए, तो हमने स्मॉलर स्क्वायर की साइड यहाँ पे ए ले ली है, एंड दैट ऑफ बिगर स्क्वायर की हमने यहाँ पे साइड बी ले ली, तो ये चारों साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ओके, फिर डायमीटर ऑफ सर्कल, हमें सर्कल का डायमीटर यहाँ पे डी गिवन है, तो हम सबसे पहले स्मॉलर वाले स्क्वायर की साइड फाइंड कर लेते हैं। तो हम इजीली यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि सारे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। ये हमें डी गिवन है, ये हमने यहाँ पे ए ले लिया, तो नाउ देन बाय पाइथागोरस थ्योरम we have, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा यहाँ पे, ई जी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, चाहे इस ट्राइंगल में लगाओ चाहे इस ट्राइंगल में लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन हो गया, ई जी हो गया। तो ये ई जी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी को भी ले लो, तो एफ जी का स्क्वायर और बेस आपका हो गया यहाँ पे ई एफ का स्क्वायर हो गया। ना वैल्यू पुट करो, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, और ये दोनों कौन है यहाँ पे ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 2a स्क्वायर, तो 2 को आप उधर लेके चले जाओ, तो डी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू आपका ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या है, इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। ये जो स्मॉलर वाला स्क्वायर है उसकी चारों साइड आपके यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल से हमने जो यहाँ पे फाइंड किया, यानी कि जो साइड फाइंड किया, उस साइड का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। तो देयर फॉर एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो साइड फाइंड करके और आप उसका एरिया फाइंड करोगे, इससे तो हमें यहाँ डायरेक्ट ए स्क्वायर मिल गया, तो वो हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो ये इक्वेशन हमने फर्स्ट ले ली। जब हम तो यहाँ पे साइड फाइंड करते थे, बट हमें तो सीधा एरिया मिल गया, तो हमारा एक स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो हमने सीधा ये स्मॉलर सर्कल का एरिया मिल गया। नाउ अब बिगर वाले सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं हम यहाँ पे।
अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, मैंने इसकी चारों साइड यहाँ पे बी ली है, बट अगर मैं डायमीटर को ऐसे ना ज्वाइन करके, अगर मैं सर्कल के डायमीटर को इस तरह से ज्वाइन करती, यहाँ पे देखो ये डायमीटर, ये भी डायमीटर ही होता है, ये सर्कल का सेंटर है, तो मैं अगर इस लाइन को यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करूँ, ये भी डायमीटर ही है सर्कल का, तो ये डायमीटर आपके इस आउटर वाले सर्कल का क्या बन रहा है, साइड नहीं बन रहा है। यहाँ देखो ये ए बी जितनी लाइन है उतनी ही लाइन हमारी ये है, उतनी ही लाइन सी डी है। तो जब मैंने इसको डायगोनल फॉर्म में जब बनाया था इस स्क्वायर के, तो ये यहाँ पे इस डायगोनल फॉर्म में बनाने से मुझे इस स्क्वायर का एरिया मिल गया। अब अगर मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट बनाती हूँ सेंटर से पास करते हुए, तो मुझे ये आउटर सर्कल का यहाँ पे साइड मिल जाएगी, यानी कि बी इक्वल टू मेरा क्या यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो वही हम लिख रहे हैं, फिगर को अच्छे से समझना है आपको, तभी समझ में आएगा। तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये सर्कल है मेरा और ये मेरे आउटर स्क्वायर है, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे आउटर स्क्वायर बना रखा है, ठीक है। यही है, अंदर वाला स्क्वायर को भी मैंने हटा दिया। अब इसका मुझे डायगोनल गिवन है डी, तो ये डायगोनल मैंने बना दिया यहाँ पे डी। तो ये डायगोनल क्या इसके इक्वल नहीं होगा, ये स्क्वायर इसके अंदर बना हुआ है, तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा। अगर ये हमें क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हो तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। लेकिन मैंने जो बी लेट किया था वो एक्चुअल में तो हमारा यहाँ पे क्या है, डी है। तो देयर फॉर, इस फिगर से आपको समझ में आ गया, तो देयर फॉर एरिया ऑफ लार्जर या आउटर सर्कल, लार्जर आपको यहाँ पे क्या दिया होता, आउटर दिया होता ना, तो चलो मैंने लार्जर लिख दिया, आउटर स्क्वायर, वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया, क्योंकि इसकी चारों साइड आपकी डी आ रही है, तो एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो डी स्क्वायर हो गया। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमें लार्जर सर्कल का एरिया मिल गया, वो हो रहा है डी स्क्वायर, और जो इनर स्क्वायर है उसका एरिया हमें मिल रहा है डी स्क्वायर बाय 2, यानी उसका आधा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, राइट, इनके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में एरिया में रिलेशन क्या आ रहा है, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करूं या फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं स्मॉलर वाले को, तब ये दोनों आपके मेरे क्या होंगे, इक्वल। तो 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर इक्वल टू 2 इंटू, यानी इसको अगर मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर डी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल आएगा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तब ये इक्वल आएगा एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट मेरा अगर है तब तो ये राइट है, अदरवाइज ये मेरा स्टेटमेंट राइट नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है, इज द एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर 4 टाइम्स। तो आउटर स्क्वायर का जो एरिया है वो 4 टाइम्स किसके है, एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। बट जब मैंने यहाँ पे सॉल्व करके देखा तो मेरा तो 4 टाइम्स नहीं आ रहा है, मेरा तो यहाँ पे 2 टाइम्स ही आ रहा है। अगर ये डी स्क्वायर बाय 4 होता तब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती, बट ये डी स्क्वायर बाय 2 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 4 टाइम्स नहीं है, ये मेरा सिर्फ इसका एरिया क्या है, 2 टाइम्स है। देखो यहाँ पे, देखो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है डी स्क्वायर इक्वल टू, मैं डी स्क्वायर बाय 2 कर देती हूँ, तो इसका मतलब 2d स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर है। यानी कि इसको मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लेती हूँ, स्मॉलर वाला है ना, तो यानी कि इस एरिया को, यानी ये वाला, इस वाले एरिया को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को, स्मॉलर वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब मेरा ये इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, दोनों डी स्क्वायर, इसलिए हम यही रख देते हैं। आप इन दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे होगा, इसलिए 2 इंटू कर दिया। तो हियर डी स्क्वायर बाय 2 इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर बाय है, तो इस वैसे ही आप लिख दोगे कि हैंस द स्टेटमेंट, और 4 टाइम्स तो है भी नहीं ये, हैंस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 यहाँ पे आके इसका एरिया, आउटर सर्कल का एरिया 4 टाइम्स होता, अदर यहाँ पे 2 आ रहा है इसलिए 2 टाइम्स है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आए, फिगर अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 4th क्वेश्चन। Question number 4 is it true to say that the area of segment of a circle is less than the area of its corresponding sector? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या किसी सर्कल के सेगमेंट का एरिया उसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया से लेस होगा। तो जितनी भी कंडीशन है वो आपको उन सारी कंडीशन में देखना है। तो ये ए ओ बी आपका यहाँ पे क्या है, सेक्टर है। तो अब मैं यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ कर लिया।
ओके तो ये मैंने यहाँ पे दो सर्कल बना लिए, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। दो ही कंडीशन होती है ट्राइंगल के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर, या तो उसमें मेजर सेगमेंट होगा या माइनर सेगमेंट होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, इज इट ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो हम मेजर सेगमेंट की बात करते हैं, क्या मेजर सेगमेंट का एरिया लेस होगा एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो सेक्टर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं कर देती हूँ, तो ए ओ बी सी ये हमारा यहाँ पे सेक्टर हुआ। तो आप खुद यहाँ पे आंसर देखो कि मेजर सेक्टर मेरा कितना बड़ा, पूरा ग्रीन पार्ट है, इस पूरे ग्रीन पार्ट का एरिया क्या ए ओ बी सी से लेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया मेरा ज़्यादा है। अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करती हूँ तो ये मेरा सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट मेरा माइनर सेगमेंट है और इसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर कौन सा है, ए ओ बी हो गया। तो ये सेक्टर हमारा इससे क्या होगा, ये यहाँ पे सेक्टर का एरिया बड़ा है माइनर सेगमेंट के कंपैरिजन में। अच्छा, हमें यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग सेक्टर देखने हैं। तो अगर अपना मेजर सेगमेंट देख रहे हो तो आप मेजर सेक्टर ही देखो। तो मेजर सेक्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा सेक्टर हो जाएगा, ये वाला, यानी कौन सा वाला, ए ओ बी, और ये ऊपर वाला, यानी इस ट्राइंगल को आप यहाँ से हटा दो तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो मेजर सेक्टर तो हमारा इतना सा ही आ रहा है और उसमें हम इस ट्राइंगल को ऐड कर दे तो हमारा सेगमेंट बन रहा है पूरा, ये पूरा हमारा सेगमेंट है। तो अब ये पूरा यहाँ पे सेगमेंट है और सेक्टर सिर्फ इस ट्राइंगल को हटा दो तो बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेगमेंट का एरिया, इस कंडीशन में सेगमेंट का एरिया यहाँ पे बड़ा होगा सेक्टर से। ओके अब इस कंडीशन में अगर मैं माइनर सेगमेंट को देखती हूँ तो मुझे माइनर यहाँ पे सेक्टर देखना है। तो इस कंडीशन में ये इतना सा मेरा सेगमेंट है लेकिन सेक्टर तो मेरा पूरा ए ओ बी ये पूरा है। तो यहाँ पे आपका इस कंडीशन में सेक्टर का एरिया बड़ा हो रहा है सेगमेंट से। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ बता दी। अब आपको सिर्फ स्टेटमेंट में लिखना है कि ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स हो रहा है। फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेजर सेगमेंट के लिए कंडीशन अलग आ रही है और माइनर सेगमेंट के लिए कंडीशन यहाँ पे अलग आ रही है, इसलिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है। ओके तो हमने जो फिगर से यहाँ पे जस्टिफाई किया तो हम देख रहे हैं कि जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट बताया वो सिर्फ माइनर सेगमेंट के लिए यहाँ पे ट्रू हो रहा है, मेजर के लिए नहीं हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इन द केस ऑफ माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट के कंडीशन में ही यहाँ पे ट्रू हो रहा है क्योंकि ये हमारा इस कंडीशन में पूरा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है सेक्टर। तो इस छोटे से पार्ट का एरिया तो यहाँ पे कम ही होगा और सेक्टर का एरिया यहाँ पे ज़्यादा होगा। और इस कंडीशन में देखें तो सेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा यहाँ पे मेजर सेक्टर है। बट यहाँ पे अगर हम सेक्टर की बात देखते हैं तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे छूट रहा है। तो इस कंडीशन में आपके सेगमेंट का एरिया यहाँ पे बड़ा है सेक्टर से। ओके तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि इस फिगर के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन इस फिगर के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो कहाँ ट्रू है, कहाँ, क्योंकि कहीं पर ट्रू है कहीं पे रॉन्ग है, तो जहाँ पे ट्रू है वहाँ के लिए हमने लिख दिया, जहाँ रॉन्ग है वहाँ के लिख दिया कि मेजर सेगमेंट के लिए एरिया, मेजर सेगमेंट के लिए मेजर सेगमेंट का एरिया हमेशा बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर से। ओके तो अगर आपने फिगर बना के इसको एक्सप्लेन कर लिया तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने फिगर से ही समझा दिया कि यहाँ पे सेगमेंट का एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पे सेक्टर का एरिया ज़्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, is it true that the distance traveled by a circular wheel of diameter d centimeter in one revolution is 2 pi d। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये एक व्हील है, ये एक चक्कर अगर लगाता है मतलब यहाँ से ये स्टार्ट करता है और ये पूरा घूम के वापस यहीं पे आ जाता है, तो एक चक्कर में ये 2 पाई डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये हमें यहाँ पे शो करके देना अगर ये स्टेटमेंट इसका राइट है या रॉन्ग है। तो एक चक्कर लगाने में टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, तो जितना इस सर्कल का ये सरफेस है यानी कि 2 पाई आर होता है, जितना सरकमफ्रेंस है उतना ही ये चलेगा। यहाँ से घूम के अगर यहाँ आ रहा है पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो जितना इसका सरकमफ्रेंस होता है ना उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। ओके तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं उसी से। तो द रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कुलर व्हील इज मेजर बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सोचोगे ये किस तरह के क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उनको आप, ये लॉजिक है जिनको आपको लगा के और हमें कहीं से भी क्वेश्चन हम इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो ये जो 11.2 हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके तो द रिवोल्यूशन अगर हमें देखना है तो हमेशा सर्कल का सरकमफ्रेंस देखना है, पूरा एक राउंड, यानी कि ये वाला सरफेस पूरा घूम के पूरा यहाँ तक वापस इसको यहाँ से लेकर के ये सरफेस पूरा फ्लो ग्राउंड को या रोड को टच करते करते ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो वही हमारा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा। तो उस सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं 2 पाई आर से। अब आपको डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है डी, तो डायमीटर आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस प्लस रेडियस यानी 2 आर।
आर प्लस आर 2r हो गया, तो 2r इक्वल टू डी होता है। तो हमने इस सर्कमफ्रेंस को सी से ले लिया, तो सो सी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2r को एक साथ लिख लें, पाई को अलग कर दें, 2r की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं, तो ये डी पाई हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो सरकमफ्रेंस आपकी आ रही है डी पाई सेंटीमीटर आ रही है, और इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है कि वो 2 पाई डी उसकी डिस्टेंस है, यानी रिवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हमारे अकॉर्डिंग वो कितना ट्रेवल करेगा, ओनली पाई डी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर डी सेंटीमीटर इन 1 रिवोल्यूशन इज पाई डी, यानी वो ओनली पाई डी सेंटीमीटर चल रहा है। तो हियर पाई डी इज नॉट इक्वल टू 2 पाई डी, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो पाई डी आपका 2 पाई डी सेंटीमीटर के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो वही रिवोल्यूशन का क्वेश्चन है, बट अब अलग तरीके से। इन कवरिंग अ डिस्टेंस एज मीटर्स, तो मैं देखो यहाँ पे बना देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ये डिस्टेंस है, यानी ए से बी तक अगर आपको जाना है तो टोटल डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, एस मीटर डिस्टेंस है। इन कवरिंग अ डिस्टेंस एज मीटर अ सर्कुलर व्हील, अब यहाँ पे हम एक सर्कुलर व्हील बनाते हैं जिसकी ऑफ रेडियस आर मीटर्स, इसकी रेडियस आपकी कितनी है, आर मीटर, मेक्स एस अपॉन 2 पाई आर रिवोल्यूशन, यानी वो कितनी बार घूमेगा, रिवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाएगा, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए वो एस अपॉन 2 पाई आर चक्कर लगाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो अब आपको यहाँ पे देखना है, बताना है कि क्या ये इतने ही चक्कर लगाता है या कुछ कितने अलग आंसर आपका यहाँ पे आता है। तो चक्कर हम यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, रिवोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये व्हील एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और अगर एक राउंड लगाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एस मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितने राउंड लगाएगा। इस तरह से हम स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यानी कि एस मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ये एस अपॉन 2 पाई आर रिवोल्यूशन यहाँ पे करेगा, इतनी बार ये घूमेगा। ओके, तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में वो कितना चक्कर लगाएगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, क्योंकि वो अपने सरकमफ्रेंस से ही यहाँ पे रोड पे चक्कर लगा रहा है। तो एक पूरा राउंड लगाने में वो जितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रोड पे भी उतना ही डिस्टेंस होगी। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितनी है, 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर सेंटीमीटर हो गया। ओके, नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टू कवर, अब उसने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करने में एक चक्कर लगाया, यही इसका मतलब, यानी एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की है। तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करने में उसने एक चक्कर लगाया, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टू कवर 2 पाई आर डिस्टेंस। ओके, तो हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अगर 1 मीटर में कितना वो ट्रैवल कर रहा है या 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो कितना चक्कर लगा रहा है, तो हम बता देंगे कि एस मीटर डिस्टेंस में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करने में एक चक्कर लगा रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस करने में 1/2 पाई आर आ जाएगा। तो एस मीटर डिस्टेंस में कितना लगेगा, यानी कि एक का पता है, ज़्यादा का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 मीटर में वो इतने चक्कर लगा रहा है, तो एस मीटर के अंदर वो 1/2 पाई इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। एक का पता है, ज़्यादा का फाइंड करना है, यानी 1 मीटर में वो 10 चक्कर लगा रहा है, तो 5 मीटर में कितने लगाएगा, 1 मीटर में 10 चक्कर, तो 5 मीटर में 10 × 5 हो जाएगा। बस इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये हो गया आपका एस अपॉन 2 पाई आर, और क्वेश्चन में एस × 1 एस हो गया, और क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे एस अपॉन 2 पाई आर ही गिवन है। तो हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये छोटा छोटा पार्ट है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 7। The numerical value of the area of circle is greater than the numerical value of its circumference. Is this statement true? Why? तो यहाँ पे मैं एक कोई भी सर्कल बना लेती हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया, और मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि इसकी रेडियस मैं कुछ भी ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडियस ले ली है इसकी 2 सेंटीमीटर ले ली है, आर इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इक्वल टू 2 है।
तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी अगर आप इस सर्कल के एरिया को सॉल्व करो और इसके सरकमफ्रेंस को सॉल्व करो, तो क्या जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर होगी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो हमेशा क्या, अगर कोई भी सर्कल आपको दिया हुआ, उसकी रेडियस दी हुई है, तो क्या हमेशा सर्कल का एरिया सरकमफ्रेंस से बड़ा ही आएगा, ये एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है। तो अगर ये आता है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं आता है तो ये फॉल्स है। तो हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज r, तो r इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई को तो हम एज इट इज रख रहे हैं आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई हो गया। और सरकमफ्रेंस आपका यहाँ पे कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो वैल्यू पुट कर लो, 2 पाई आर की जगह हमने 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 4 पाई हो गया। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल आ रहा है आपका यहाँ पे सरकमफ्रेंस के। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमें r इक्वल टू 3 ले लेते हैं। लेट के हम एक सर्कल ले रहे हैं जिसकी रेडियस 3 है, तो अब एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई एज इट इज लग लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 पाई हो गया। और यहाँ पे हम सरकमफ्रेंस देख लेते हैं, तो सरकमफ्रेंस आपकी क्या होती है 2 पाई आर होती है, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 3 रखा, 3 इंटू 6 आपका 6 पाई हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो 9 पाई बड़ा आ रहा है 6 पाई से, यानी कि एरिया आपका बड़ा है सरकमफ्रेंस से। ओके, तो ये कंडीशन में इक्वल आ रहा है, ये कंडीशन में एरिया बड़ा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे r इक्वल टू 1 ले लेती हूँ, लेट 1 लेके भी देखते हैं। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि पाई आ गया। और सरकमफ्रेंस आपकी यहाँ पे हो जाएगी 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 1 रखा, तो ये 2 पाई आ रही। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 2 पाई बड़ा आ रहा है पाई से, यानी कि इस कंडीशन में आपका सरकमफ्रेंस बड़ा आ रहा है एरिया से। तो हम तो यहाँ पे एक लॉजिक तो कह ही नहीं पा रहे कि हर एक एवरी कंडीशन में एरिया ही बढ़ाएगा, कभी एरिया इक्वल आ रहा है, कभी एरिया बड़ा आ रहा है, कभी एरिया आपका छोटा आ रहा है। तो कभी किस कंडीशन में एरिया और सरकमफ्रेंस इक्वल आ रहे हैं, इस कंडीशन में एरिया बड़ा आ रहा है सरकमफ्रेंस से, और इस कंडीशन में सरकमफ्रेंस बड़ा आ रहा है एरिया से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब सो द एरिया ऑफ सर्कल is not always greater than, अगर वो हमेशा हर कंडीशन में बड़ा आता तब तो स्टेटमेंट ट्रू होता, greater than its circumference। तो एवरी कंडीशन में एरिया यहाँ पे बड़ा नहीं आ रहा है, तो hence the given statement is फॉल्स, क्योंकि अगर ईच कंडीशन में बड़ा आता तो हम यहाँ पे लिख देते, बट यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा। तो इस तरह से जब भी आपको जस्टिफाई करना अपने स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स के लिए, तो आप इस तरह से एग्जांपल लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ऑल 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ओके, तो ये छोटे छोटे लॉजिक है जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया, या सरकमस्क्राइबिंग द सर्कल वाला हो गया, वहाँ पे हमने देखा कैसे हमने स्क्वायर की साइड फाइंड की है, कैसे हमने सर्कल का रेडियस फाइंड किया है। तो यही इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो आई होप आपको ऑल 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।